मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रीतिकालीन काव्य का, कौन सा पेपर होगा? जो रीतिकालीन काव्य का आपके सामने जो पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने ये पूरी की पूरी आपके सामने क्लास लेकर आए हूं, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे? टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये आपके सामने हिंदी का पेपर होने वाला है, तो उसमें व्याख्या से संबंधित पर्सन भी बता दूंगा आपको कि व्याख्या ये पढ़ के जानी है और पर्सन आपको ये पढ़ के जानी है। तो पूरे के पूरी आपको चीजें बताने वाला हूं, बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि अपन 30,000 सब्सक्राइबर है उसका टारगेट है वो अचीव कर पाए। और इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन है वो फ्री में मिल जाएंगे। सॉल्यूशन चाहे व्याख्या का सॉल्यूशन होगा, चाहे प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आपके सामने डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मिलेगा उसी बच्चे को जो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे सब्सक्राइब करोगे आप फ्री में पीडीएफ को पढ़ सकते हो। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। चलिए, अब इसके अंदर अपन संपूर्ण चीजें, जितनी भी जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबके बारे में अपन जानकारी जुटाने वाले हैं कि कौन कौन से लिए आपके लिए जरूरी टॉपिक है वो रहने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए, पहला पॉइंट है, आपकी जो परीक्षा है, शुरुआती चीज यहीं से समझेंगे कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। आपके एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो 70 नंबर का पेपर होगा भाई। कितने नंबर का पेपर होगा? 70 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का। समझ में आ गया? 70 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 70 नंबर का कॉलेज की तरफ से पेपर आएगा, प्लस ये 70 नंबर का कॉलेज की तरफ से पेपर आएगा, प्लस 30 नंबर का जो पेपर है, जो नंबर है वो कॉलेज वाले भेजेंगे, कॉलेज वाले आपको देंगे। तो इस हिसाब से आपके सामने 100 नंबर हो गए। 100 में से आपको कितने नंबर चाहिए? 36 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। समझ में आ गया? 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, और 30 नंबर वाले जो कॉलेज वाले हैं वो अपनी तरफ से भेजते हैं, उसमें से आपको 36 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। पेपर के अगर पैटर्न की बात करूं तो उसमें से आपके सामने मुख्यतः दो प्रकार के, दो भागों में आपका पेपर बटा रहता है, खंड ए और खंड ब। इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भाई आपका पेपर है वो कैसे आता है। इसके बारे में आओगे तभी तो तैयारी करोगे अच्छे से। सबसे पहले आपके सामने बात करूं खंड ए की, इसकी खंड ए या पार्ट ए की बात करूं तो उसमें 10% आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 10% आते हैं। और 10 के 10% कौन से होते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनके शब्दों की सीमा कितना है? 50 शब्द। आपको 50 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। 50 शब्दों का अर्थ क्या होता है? आपको कम से कम आपको 5 से 7 लाइन लिखनी है। कितनी लाइन लिखनी है? 5 से 7 लाइन आपको लिखनी होती है। समझ में आ गया आपको? कितना? 5 से 7 लाइनों में उनका सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। और प्रत्येक का कितना अंक का है? 2 अंक का है। और प्रत्येक यूनिट से क्या? प्रत्येक यूनिट से आपके सामने, प्रत्येक यूनिट से आपके सामने 3 3 3 प्लस 1, इस हिसाब से पर्सन आते हैं। कम से कम 3 पर्सन आते हैं, और किसी एक यूनिट से तो 1 पर्सन एक्स्ट्रा भी आ सकता है। यह आपका पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न रहता है खंड ए का। अब बात करें खंड ब की। किसकी बात करें? खंड ब की। उसमें से 10% देखने को मिलते हैं। प्रत्येक यूनिट से कम आपको 1% करना अनिवार्य होता है। समझ में आ गया? और कम से कम 3% आपको आएगा प्रत्येक यूनिट से, प्लस 1। 3 3 3 प्लस 1 का कॉन्सेप्ट चलता है। और आपको क्या है? कुल 5% करने हैं। कितने परसेंट करने हैं? कुल 5% आपको करने होते हैं। कितने परसेंट करने होते हैं? कुल 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बनाना होता है, जिसमें से प्रत्येक यूनिट से कम एक सॉल्यूशन तो आपको बनाना होगा। शब्द सीमा की बात करूं तो शब्द सीमा भाई आपके सामने कुल मिलाकर है कितने शब्दों की? 400 शब्दों की। 400 शब्दों का अर्थ होता है आपको कम से कम 3 पेज भरने हैं। कितने पेज भरने हैं? 3 पेज। 3 पेज मतलब आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आगे पीछे का। इस हिसाब से आपको 3 पेजों में सॉल्यूशन बनाना होता है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। कितने अंक का होता है भाई? प्रश्न 10 अंक का देखने को मिलता है। तो 50 नंबर के आते हैं आपके लॉन्ग वाले प्रश्न। कितने नंबर के आते हैं? 50 नंबर के आते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम आपको किसको देना है? भाग ब को सबसे ज्यादा टाइम देना है। कौन से? भाग ब को सबसे ज्यादा आपको टाइम है वो देना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए,
अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, अगले वाला पॉइंट है, अब देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं उससे पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अगर आप पेपर में प्रश्न करते कैसे हो। काफी बच्चों का सवाल आता है सर मैं पढ़ के भी अच्छे से गया था, लिख के भी अच्छे से आया था, लेकिन मेरे मैं फेल कर दिया गया, फिर भी मैं क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप फेल क्यों होते हो? क्योंकि आपको पेपर में लिखने का तरीका नहीं पता। क्या नहीं पता? पेपर में आपको प्रश्न लिखने का तरीका नहीं पता होता है, आपको पेपर में लिखने का तरीका नहीं आता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि हिंदी साहित्य में, किसमें, हिंदी साहित्य में आपको कैसे लिख के आना है। इस रीतिकालीन काव्य है उसके प्रश्नों को कैसे लिख कर आना है। अगर ये 4 पॉइंट अगर आप अच्छे से अपना लोगे ना, एक प्रश्न को करने के लिए अगर इन 4 पॉइंटों का प्रयोग करोगे, आपके टीचर है ना वो पूरे में से पूरे नंबर देगा। क्या देगा? पूरे में से पूरे नंबर देगा। क्या क्या आपको इन 4 पॉइंटों में क्या क्या है? पहला पॉइंट आपको परिचय लिखना है, 2-3 लाइन सीधे पॉइंट पर आए। जैसे बिहारी हिंदी साहित्य के प्रमुख रीतिकालीन कवि है। कोई भी प्रश्न आए ना, कोई भी प्रश्न आए उसमें आपके सामने पहले परिचय लिखना। आपको क्या लिखना है? परिचय लिखना है। कि भाई परिचय में क्या लिखना होता है कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारे बिहारी के द्वारा सच्चाई से लिखी है। समझ में आ गया? इस प्रकार के आपको पॉइंट लिखने और उनमें क्या क्या दिया गया है सीधा बता देना। आपको कम से कम 2 से 3 लाइन, कितने, 2 से 3 लाइन में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिख देना है। फिर आपको क्या करनी है, आपको प्रश्न आएगा कि भाई काव्यगत विशेषताएं बताओ, तो उसकी विशेषताएं बताओ। चाहे कोई काव्य देख के रखा हो, चाहे कोई प्रश्न किसी पूछ रखा हो, उसमें आप विशेषताएं बताओगे। तो पैराग्राफ नहीं लिखना आपको, मैं बार बार बताता हूं, जब विशेषताएं बतानी है तो पैराग्राफ कैसे होता है, जैसे कि ये पूरा का पूरा आपके सामने कॉपी है, कॉपी में आपने क्या किया, यहां से विशेषता लिखना शुरू कर दिया, ये लो लिखते चले गए नीचे तक, इतना बड़ा आप लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, बिंदुवार लिखना है। कैसे लिखना है? बिंदुवार, पॉइंट बनाकर लिखो। कैसे लिखो? पॉइंट बनाकर लिखो। पहली विशेषता लिखी, उसकी 2 लाइन लिख दी, फिर दूसरी विशेषता लिखी, उसकी 3 लाइन लिख दी, तीसरी विशेषता लिखी, फिर से 2 लाइन लिख दी, चौथी विशेषता लिखी, उसकी 1 लाइन लिख दी। तो ऐसे क्या करो आपके सामने। समझ में आ गया? बिंदुवार लिखो विशेषताएं जब भी लिखने पड़े, चाहे विशेषता हो गई चाहे महत्व हो गया, आप में इसमें हमेशा पॉइंट वाइज बनाना होता है। कैसे प्रश्न बनाना होता है? पॉइंट वाइज आपके सामने जो प्रश्न है वो आपको बनाना होता है। अगले वाला उदाहरण देना है। अगले वाले में क्या करना आपको, उदाहरण आपके सामने आपको जरूर से देने हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपको नंबर चाहिए ना तो उदाहरण जरूर से दो। अगर कोई श्लोक याद है तो श्लोक लिखो, कोई सच्चाई याद है तो सच्चाई लिखो, याद करके जाया करो। एक आध है ना श्लोक है ना रट लो, कोई भी आए आपके सामने चिपका दो। काफी बार टीचर से ध्यान में नहीं देते हैं। समझ में आ गया? तो उदाहरण आपके सामने कोई भी विशेषता लिखो, उसमें उदाहरण जरूर से ऐड करो। क्या क्या करो? उदाहरण आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और उदाहरण जब ऐड करो तो ऐसे पॉइंट ऐसे बनाकर लिख करो कोटेशन में। समझ में आ गया? उदाहरण आपके सामने सबसे जरूरी पहलू है, जरूर से लिखकर आना है आपके सामने। उसके कोटेशन के एक्स्ट्रा मार्क देता है टीचर। देखता है ना कि बच्चे ने उदाहरण भी लिख रखा है तो टीचर का मन करता है आपके सामने। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने निष्कर्ष। क्या करना आपको? कंक्लूजन। लास्ट में आपको कंक्लूजन भी निकालना होता है। क्या करना होता है? कंक्लूजन भी निकालना होता है, निष्कर्ष भी निकालना होता है। अंत में 2 लाइनों को स्पष्ट से निष्कर्ष करें। जैसे अंत स्पष्ट है कि बिहारी रीतिकाल के महान कवि है। समझ में आ गया? पूरा का पूरा आपने पैराग्राफ लिखा, उस जो पूरा प्रश्न लिखा, कम से कम 2 से 3 पेज भरे, उसमें से 2 से 3 लाइन नहीं भाई, कम से कम 5 से 7 लाइन लिखो, क्योंकि आपको 500 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना है। समझ में आ गया? कम से कम आपको 500 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना है, तो कम से कम 5 से 7 लाइन तो आपको निष्कर्ष की भी लिखनी है कि आप कोई प्रश्न पूछा गया उसको निष्कर्ष भी आपको जरूर से लिखना है। तो ये 4 आपको करना है। परिचय को पैराग्राफ वाइज लिखोगे, पॉइंट वाइज नहीं लिखने आपके सामने। विशेषताओं को पैराग्राफ नहीं लिखना, सीधे बुलेट पॉइंट बनाने हैं, सरल भाषा और शुद्ध लिखना आपको। उदाहरण लिखोगे, 2 से 3 उदाहरण जरूर है, हिंदी साहित्य में आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। निष्कर्ष आपको जरूर से लिख कर आना। तो ये 4 बिंदु आपको कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन बनाते वक्त जरूर से लिख कर आने होते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब की बात है, अब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आपके सामने अगर आप पेपर में प्रश्न करने जाते हो तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 2 पेन जरूर से लेकर जाने हैं। 2 पेन से, एक तो नीला पेन
और एक काला पेन। ये दो पेन जरूर से लेकर जाने हैं। नीला और काला पेन है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को अंडरलाइन करने के लिए। जो काला पेन है ना, हेडिंग हमेशा आपको काले पेन से बनानी है। क्या करनी है? हेडिंग हमेशा ब्लैक पेन से लेकर जाना है। और स्केल भी लेकर जाओ, जिससे हमेशा ये लाइन खींचो। परीक्षा में जब आप प्रश्न बनाओ तो इस तरीके से, या आपकी अगर पूरी की पूरी सीट है ना, इस सीट में ब्लैक पेन जरूर से लेकर जाओ और यहाँ एक ब्लैक पेन से हमेशा लाइन लिखा करो। समझ में आ गया? हेडिंग हमेशा, जैसे आपको लिखना है परिभाषा, परिभाषा लिखना है या परिचय लिखना है, तो ऐसे लिखो परिभाषा। यहाँ पर आपके सामने ब्लैक पेन से हेडिंग होगी, ब्लू पेन से लिखना शुरू करो। लिखना शुरू किया, एक लाइन लिखो। फिर परिभाषा के नीचे से यहां से कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपके दूसरी लाइन में ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, यहां से लिखना शुरू करो, फिर ऐसे लिखो। समझ में आ गया? ये होता है लिखने का तरीका एक स्मार्ट बच्चे का। समझ में आ गया? ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केल, ये तीन चीज आपकी होने चाहिए आपके पास पेपर देने जाओगे तब। पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो हेडिंग को अलग से इस पर दिखाओ, हेडिंग को आपके सामने लिखो। और देखो काफी बच्चों का ये भ्रम फैल गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके सामने प्रश्न लिखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा पेज भरेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। काफी बच्चों में क्या भ्रम है कि ज्यादा से ज्यादा पेज भरेंगे तो हमें बहुत नंबर मिलेंगे। नहीं, अपनी राइटिंग बढ़िया लिखो, राइटिंग अच्छी लिखो। 3 की जगह चाहे आपके सामने 2 पेज भर दो, लेकिन अच्छी राइटिंग लिखो। और जो मैंने बिंदु बताए हैं, 4 आपके सामने बिंदु बताए, उन 4 बिंदुओं को हर प्रश्न को करने में प्रयोग करो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया? आपको अगर और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे अगर आपको लेखक के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, आपकी कविता है, कहानियां, उसमें जितने जो लेखक है, सिलेबस में लेखक के नाम जरूर से लिख दो। सह प्रसंग व्याख्या में लेखक का नाम जरूर से लिखना है। समझ में आ गया ना? विशेषताओं में काव्य की विशेषताओं के बारे में जरूर से लिखना और उदाहरण जैसे जरूर से जोड़ लेना है। जैसे सतसैया का उदाहरण है, जो नावक की तीर बिहारी या शिवाजी होता। समझ आया? तो इस तरीके से आपके सामने उदाहरण जरूर से जोड़ लेना है। लेखक का नाम, काव्यगत विशेषताएं और उदाहरण। काव्यगत में विशेषता क्या है? कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस निकल के आ रहा है, इस प्रकार की चीजें आप जरूर से ऐड करनी है। और सह प्रसंग व्याख्या है तो काव्यगत विशेषताएं और लेखक का नाम तो आपको आना ही आना चाहिए। समझ में आ गया? इन सब चीजों को अच्छे से याद करना है। अच्छा, अब क्या नहीं करना है? बिना स्ट्रक्चर के उत्तर नहीं लिखो। जो 4 बिंदु बताए ना, उन 4 बिंदु का प्रयोग करो। ऐसे नहीं कि पैराग्राफ की तरह लिखे जा रहे हो, नहीं। सिर्फ कहानी न बनाए, बहुत छोटे छोटे उत्तर भी नहीं लिखे, ठीक ठाक लिखने, जितने सब सीमा दे रखे उतने बनाने हैं, और सिर्फ कहानी की तरह ही उनका प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ गया? इस तरीके से पेपर में प्रश्न को करके आओगे तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। पेपर को करने का तरीका आना जरूरी होता है आपके सामने। समझ में आ गया? चलिए, अब यूनिट नंबर फर्स्ट है युद्ध भूमि के प्रमुख प्रश्नों को अपन देखेंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। पहला वाला प्रश्न है जो केशव दास से आपको पढ़ के जाना है। केशव दास के काव्य शिल्प एवं आचार्यत्व की समालोचनात्मक विवेचना करनी है। क्या करनी है? जो केशव दास है उनके काव्यगत विशेषताएं बतानी है। तो इस प्रश्न को कैसे करोगे? परिचय बताओ केशव दास के बारे में, कम से कम 5 से 7 लाइन। फिर उनकी विशेषताएं, विशेषताओं में 10 पॉइंट लिखोगे। कितने पॉइंट लिखोगे? विशेषताओं में कम से कम 10 पॉइंट लिख कर आओगे। कितने पॉइंट लिख कर आओगे? 10 पॉइंट लिख करके आओगे। समझ में आ गया? फिर जो पॉइंट लिखोगे उसमें एक आध उदाहरण भी जोड़ोगे। क्या करोगे? उदाहरण भी जोड़ोगे। फिर समालोचनात्मक, समालोचना क्या होती है? जिसमें आलोचना भी करनी है आपको, बढ़ाई भी करनी है और कमियां भी निकालनी है। फिर उनकी क्या काव्य में कमियां रही उसके बारे में भी 3 से 4 पॉइंट बनाने हैं। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है? निष्कर्ष लिख कर आना है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा, उसको इस तरीके से करोगे तब आपको टीचर 10 में से आपके सामने 9 या 8 नंबर देने के बारे में सोचेगा। समझ में आ गया? तब या 10 में से 10 नंबर आपको देगा। ये होता है परीक्षा में प्रश्न को करने का तरीका। अगले वाले होते हैं बिहारी। किसके? जो बिहारी है, बिहारी के दोहों के आपके सामने क्या है? बिहारी के दोहे में श्रृंगार, भक्ति रस व नीति के समन्वय के बारे में बताइए। तो श्रृंगार, पहले तो बिहारी का परिचय दोगे, फिर बिहारी के द्वारा काव्यगत विशेषताओं में श्रृंगार और भक्ति रस का और नीतिगत कैसे देखने को मिलता है। तो पहले उनके द्वारा जो श्रृंगार रस, उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया उसमें श्रृंगार रस का कहां पर प्रयोग हुआ है। किसका? कौन से रस का? श्रृंगार रस का कहां पर प्रयोग हुआ, उसकी कम से कम 5 पॉइंट बनाकर आओ। कितने पॉइंट बनाकर आओ? 5 पॉइंट बनाकर आओ। और कम से कम 2 से 3 पॉइंट में उदाहरण भी जोड़ो। समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है? फिर आपको भक्ति रस पर लिखना है। फिर किस पे लिखना है? भक्ति रस पे लिखना है। भक्ति रस पे कम से कम 5 से 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 5 से 7 पॉइंट लिखने हैं। साथ के साथ उदाहरण भी जोड़ने हैं। क्या करने हैं? उदाहरण भी जोड़ने हैं। तो इस तरीके से आप करके आओगे और अंत में निष्कर्ष लिख कर आओगे, तब आपको टीचर पूरे में से पूरे नंबर देगा।
तब आपको टीचर है वो पूरे में से पूरे नंबर देने के बारे में सोचेगा। समझ में आ गया। अगले वाला बिंदु है धनानंद का। धनानंद से संबंधित क्या प्रश्न है? धनानंद में काव्य, धनानंद की काव्य प्रेम व विरह की अभिव्यक्ति के बारे में बताइए। क्या बताना है? धनानंद के काव्य में प्रेम व विरह कैसे देखने को मिलता है? तो जो धनानंद है उनके द्वारा आपके सामने पहले परिचय लिखोगे उनके बारे में, है ना। फिर उनकी काव्य विशेषताओं में क्या लिखोगे? प्रेम, श्रृंगार रस, प्रेम या श्रृंगार रस की क्या विशेषता है, कम से कम 5-7 पॉइंट। फिर विरह रस के बारे में आपके सामने लिखोगे और फिर अंत में निष्कर्ष लिख कर आओगे। और आपको अगर एक्स्ट्रा पता है तो एक्स्ट्रा लिख कर आना। तो इस तरीके से आपको तीनों प्रश्नों को करके आना, ये एकदम सही और सटीक तरीका है। यूनिट नंबर 2 है भूषण। भूषण के काव्य में वीर रस व राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताओ। तो कवि भूषण है, उनके काव्य में वीर रस का प्रयोग कैसे होता है, वीर रस का प्रयोग और राष्ट्रीय चेतना कैसे देखने को मिलती है, उससे संबंधित आपको कम से कम 10 पॉइंट आपको बना के आने हैं दोनों के ऊपर। सेनापति का क्या प्रश्न है? सेनापति के काव्य में प्रकृति व ऋतु वर्णन के बारे में बताइए। तो सेनापति है, उन्होंने इनके द्वारा, सेनापति के द्वारा जो काव्य लिखा गया उसमें प्रकृति का वर्णन, कितना सुंदर वर्णन किया गया है, प्रकृति का जो सुंदर वर्णन किया गया है उसके बारे में बताओ और ऋतुओं के वर्णन के बारे में बताओ। कम से कम 10-10 पॉइंट आपको बनाकर आने हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से कर लेना और उदाहरण भी याद कर लेना। मतीराम के काव्य में आपके सामने काव्य सौंदर्य व उदाहरण के बारे में आपको विवेचना करनी है। इन भी प्रश्नों को ऐसे तरीके से ही करके आना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है रीत की प्रवृत्तियां। रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए रीतिकालीन काव्य के प्रमुख वर्णन कीजिए। रीतिकालीन जितने कवि है ना, रीतिकालीन कवि हैं, उन सब के नाम जरूर याद कर लेना। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रीति का अर्थ क्या होता है, रीतिकालीन काव्य की क्या विशेषता होती है, किसकी, रीतिकालीन काव्य की क्या विशेषता होती है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया। काव्य धारा से संबंधित रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध व रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में बताइए। तो रीतिबद्ध काव्य कौन सा होता है, रीतिसिद्ध काव्य कौन सा होता है और रीति मुक्त काव्य धाराएं कौन सी होती है, तीनों की तीनों काव्य धाराओं के बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। क्या आता है? एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। तो रीतिबद्ध काव्य क्या होते हैं, उनके बारे में बताना है। प्रमुख कवि कौन है, उनकी 5 से 7 विशेषताएं पॉइंट बनानी है। फिर रीतिसिद्ध क्या काव्य क्या होता है, उसकी परिचय, उसके बारे में बताना है। फिर 5 से 7 पॉइंट बताने हैं उसकी विशेषताओं के बारे में, कौन कौन से प्रमुख कवि है उनके बारे में बताना है। इसी तरीके से रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में भी आपको बताना है। समझ में आ गया। अगले वाला आचार्य कवि। कौन से कवि? आचार्य कवि। आचार्य कवि क्या है? रीतिकालीन के प्रमुख आचार्य कवि व उनकी कृतियों के बारे में बताइए। तो मैंने बार बार कह रहा हूं, रीतिकालीन कवियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। परीक्षा में प्रश्न आता है कौन कौन से रीतिकालीन प्रमुख कवि रहे, उनकी कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया। चलिए भाई, ये थे तीनों यूनिट के इंपोर्टेंट प्रश्न। व्याख्या के प्रश्न आपको जरूर से बताऊं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। व्याख्या को करने के 3 तरीके होते हैं भाई। जब व्याख्या के प्रश्नों को अगर आप करोगे, क्या करोगे, व्याख्या के प्रश्नों को जब आप करोगे तब कैसे करोगे? सबसे पहले आपके सामने क्या लिखोगे? प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में क्या लिखा जाता है? यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे बिहारी के द्वारा सच्चाई से ली गई और इसमें ये बिंदु बताए गए हैं। समझ में आ गया। लेखक का नाम, लेखक का नाम, है ना, कौन सी कविता या कहानी से लिया गया उसके बारे में, और उस व्याख्या में आपके सामने जो पंक्तियां दी गई उसमें क्या बताया गया उसके बारे में। फिर व्याख्या तो आपको पता भाई, जो जो बातें कही गई वो बता देना। फिर काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं क्या होती हैं, कौन कौन सा आपके सामने उसमें छंद का प्रयोग किया गया है, कौन कौन सा आपके सामने अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहली है बानी जगरानी मुख तदपि नई नई। तो ये आपके सामने ये जो पहली व्याख्या है इसको अच्छे से देख लेना। बानी जगरानी मुख तदपि नई नई, वैसे मैं खुद भी करवाऊंगा ये। पुराण पुराण नाम देही मुक्ति को, पुराण पुराण नाम देही मुक्ति को आपके सामने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी कर लेना। अगले वाला है महत्वपूर्ण पद्यांश। प्रथम टंकोर धनु दर्भ के शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। निशी बासर वस्तु विचारक के वन ही घर के घर ही वन है। ये वाली इंपॉर्टेंट है। कहत नटत नैनन ही सब बात है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट। इनके बीच में आपके सामने भाई ये पहली लाइन है, ये लास्ट की लाइन है, ये पहली लाइन है, ये लास्ट की लाइन है, पहली लाइन है, लास्ट की लाइन है, ऐसे हैं सारी चीजें। गद्यांश 2 में इंपॉर्टेंट है। दामिनी दमक सलील चहू की ओर, गुरुड़ का दावा शिवराज को। ये दोनों देख लेना। दामिनी दमक सलील चहू ओर है, गुरुड़ का दावा शिवराज को, ये वाला आपके सामने देख लेना। अगले वाला है
इंदर जिमी जब पर शिवराज है, कुंदन को रंग निकर की सी निकोई। क्या है? इंदर जिमी जब पर शिवराज है, कुंदन को रंग निकर सी निकोई है, ये वाला है। और लास्ट में एक लास्ट ये निकी पे फीकी सिंगार व सुगात है। इसके बारे में आपको देख लेना है। ये सारी की सारी प्रमुख सह-प्रसंग व्याख्याएं हैं। और अंत में आपको क्या ध्यान रखना भाई, आपको अपने उत्तर को सीधे पॉइंट में कम से कम 2-3 लाइनों का इंटर लिखना है। बुलेट पॉइंट पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। आपको उत्तर कम से कम उत्तर बनाओ, उसमें एक एक उदाहरण लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है, और एडिंग होती है उनको अपना हेडलाइन भी बनाना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि भाई पॉइंट बनाओ। इंट्रो में आपके सामने भी 2-3 लाइनें लिखनी होती है, पॉइंट बुलेट पैराग्राफ नहीं लिखने आपके सामने। उत्तर में कम से कम कोई भी उत्तर लिखो, उसमें एक एक उदाहरण तो जरूर से आपको लिखना होता है। ये होता है पेपर में करने का तरीका। तो कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।